बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही के लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ जो बुक में दिया गया है, यू पुश अ हेवी कैरेट डाउन अ रैंप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओनली 4 फोर्सेस एक्ट ऑन द कैरेट, which force does the greatest magnitude of work on the crate? The force of friction, the force of gravity, the normal force या the force you pushing। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक रैंप है, इस रैंप के ऊपर एक क्रेट मौजूद है, इस क्रेट के ऊपर 4 फोर्सेस अमल कर रहे हैं, जिनमें एक फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो ज़मीन इसको अपने तरफ खींचते हैं, जो कि एफ जी के बराबर है। तीसरा फोर्स हमारे पास है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमेशा इस रैम के इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सो दिस फोर्स इज नॉर्मल फोर्स एफ एन। और आखिरी फोर्स जो है द फोर्स यू पुशिंग, ये फोर्स जो आप इसको पुश कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एफ अप्लाइड फोर्स। और पहला जो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन अमल कर रही है, बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये 4 फोर्सेस इस क्रेट के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो एमसीक्यूज में कहा गया है कि इन 4 फोर्सेस में कौन सा फोर्स यानी ज़्यादा वर्क कर रहा है इस क्रेट के ऊपर। तो अगर हम यहाँ देख ले इस नॉर्मल फोर्स को, तो ये परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट को, तो उनके बीच एंगल 90 है। अगर हम नॉर्मल फोर्स का वर्क डन मालूम करेंगे तो हमारे पास वर्क डन का जो फार्मूला है विच इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। सो हियर एंगल इज 90, सो द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इज 0। तो नॉर्मल फोर्स ख़त्म हुआ, इसका वर्क 0 है। जबकि ये अप्लाइड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी को आगे की तरफ पुश कर रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो अगर आप क्वेश्चन में यहाँ देख ले तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी की जिक्र की गई है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के थ्रू मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क डन हमारे पास 0 के बराबर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 0, इट मीन दैट द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन अप्लाइड फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को इस फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज द greatest work done responsible force. So friction must do the greatest magnitude of work. उसका क्या वजह है? अगर हम ग्रेविटी को कंसिडर करें कि ग्रेविटी फॉर एग्जांपल ज़्यादा वर्क करता है, तो ग्रेविटी इसी वजह से ज़्यादा वर्क नहीं करता क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के थ्रू मूव नहीं करता तो फिर ज़रूर ग्रेविटी इसको एक्सेलरेट करता, तो फिर ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शनल वर्क बराबर है ग्रेविटी वर्क है प्लस अप्लाइड फोर्स का जो वर्क है उसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शनल वर्क कंसिस्ट ऑफ 2, which is ग्रेविटेशनल वर्क प्लस अप्लाइड वर्क। तो इस फ्रिक्शनल वर्क ने
इन दो वर्क को बैलेंस किया गया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स डज अ लॉट वर्क। नंबर 2, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर इज k and that of another wire is 3k. When both the wires are stretched through same distance, if work done are W1 and W2, then क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास दो वायर है, इनमें से एक वायर का जो कांस्टेंट है वो k है और दूसरे वायर का कांस्टेंट 3k के बराबर है। इन दो वायर को सेम डिस्टेंस पे स्ट्रेच किया गया और उनके ऊपर काम वर्क कर दिया गया। तो if W1 is work for wire 1 and W2 is work for wire 2, तो अब ये बताइए कि इन दो वर्क डन के बीच रिलेशन क्या होगा। तो हमें पता है कि वर्क डन पर स्ट्रेच स्प्रिंग या स्ट्रेच वायर विच इज इक्वल टू हाफ kx², तो ये फॉर द फर्स्ट वायर हो गया। सिमिलरली फॉर द सेकंड वायर हम यहाँ पे k की जगह 3k को फुट करेंगे, तो हमारे पास W2 3 W1 के बराबर होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQ number 3, escape velocity on the surface of the earth is 11.2 km per second. If the mass of the earth increases to twice its value and the radius of the earth become half, the escape velocity is। MCQ नंबर 3 में कहा गया है कि अगर हम एक जिस्म को ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालते हैं तो उसको हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी देते हैं, जो कि एस्केप वेलोसिटी कहलाया जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया गया अगर ज़मीन की मास को ट्वाइस कर दे यानी 2 टाइम कर दे और रेडियस को हाफ कर दे तो फिर उसके एस्केप वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ा हुआ होगा। यानी इसके एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी, यानी 5.6 किलोमीटर पर सेकंड होगा या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा या 22.4 किलोमीटर पर सेकंड या 33.6 किलोमीटर पर सेकंड। तो हमें ज़मीन की एस्केप वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो हमें मालूम है कि वो बराबर है √2gm/r। ये जी हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दिस इज मास ऑफ द अर्थ एंड दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन अगर ज़मीन की मास 2m हो जाए और हम यहाँ पे 2m पुट करें और रेडियस हाफ हो जाए तो यहाँ पे r/2 फुट करें और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास एस्केप वेलोसिटी 2 इंटू इनिशियल वैल्यू के बराबर होगा, जो कि हमारे पास बनती है 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। MCQ number 4, an example of non-conservative force is। non-conservative force के एग्जाम्पल इसमें कौन सा है? तो याद रखें frictional force is the non-conservative force while the remaining three are the conservative forces। MCQ number 5, when the speed of your car is double, by what factor does its kinetic energy increases। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपके कार की स्पीड यानी डबल हो जाती है तो ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम इंक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बराबर है हमारे पास हाफ mv²। तो अगर आप v² की जगह 2v फुट करेंगे तो यानी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। MCQ number 6, 1 horsepower is given by 1 horsepower की वैल्यू क्या है। सो द 1 horsepower is equal to 746 watt। MCQ number 7, work is said to be negative when F and displacement are। यानी वर्क
कब नेगेटिव होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन क्या हो, यानी ये दोनों पैरेलल हो, यानी सेम डायरेक्शन में हो, या एंटी पैरेलल हो, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट यानी 1 डिग्री पे हो, या परपेंडिकुलर या एट 45 डिग्री। तो याद रखिए वर्क शुड बी नेगेटिव व्हेन बोथ आर एंटी पैरेलल या 180 डिग्री। MCQ number 8. Two bodies of masses m1 and m2 have equal momentum. Their kinetic energy E1 and E2 are in the ratio. According to the question, दो मासेस हैं जिनमें एक ऑब्जेक्ट की मास m1 और दूसरी की m2 है, जो कि दोनों की मोमेंटम इक्वल है, और उनके बीच जो काइनेटिक एनर्जीज है वो E1 और E2 है। तो ये बताइए कि अब E1 और E2 का रिलेशन इन बिलो ऑप्शन में कौन सा होगा? So for this we know the relation between kinetic energy and momentum is this equation. So ये काइनेटिक एनर्जी का दूसरा इक्वेशन है। जिस तरह आपको मालूम है पहला वाला जो कि बराबर है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², अगर उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें और सम एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी एंड टर्म ऑफ मोमेंटम आ गया फॉर द मास 1, while this is the kinetic energy 2 for m2. So we can divide kinetic energy 1 by 2, and after the simplification we will got m2 divided by m1. So this means that the ratio between energy 1 and energy 2 are m2 ratio m1, which is the option C is the correct option. MCQ number 9. The atmosphere is held to the earth by winds की वजह से एटमॉस्फेयर कायम है, या ग्रेविटी की वजह से है, या क्लाउड, या द रोटेशन ऑफ द अर्थ. So we know that the all gases which are present around is known as atmosphere, and there are many gases like carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, helium, neon, argon, and so on. So these gases consist molecules, and these molecules have a tiny masses, and these masses are attracted by the earth gravitational force. So we can conclude that the gravity is responsible for the atmosphere. So the correct option is gravity. MCQ number 10. If momentum is increased by 20%, then kinetic energy increases by. अगर मोमेंटम में 20% इजाफा किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 44%, 55%, 66% या 77%? So this is very tricky and important question, so I can solve this through a short trick. So keep in mind that अगर आपको दिया गया है कि फॉर एग्जांपल मोमेंटम में 10% इंक्रीज आ गया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा? तो 10 को सिंपली 2.1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर आपको कहा गया है कि 20% इंक्रीज आ गया है मोमेंटम में, जैसा जिस तरह क्वेश्चन में कहा गया है, तो फिर आप सिंपली 20 को 2.2 से मल्टीप्लाई करें जो 44 या 44% आता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली अगर आपको कहा गया है कि 30% इंक्रीज आ गया तो फिर 2.3 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर कहा गया हो कि 40% इजाफा आ गया मोमेंटम में तो फिर 2.4 के साथ मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली 50% के लिए 2.5 एंड सो ऑन। MCQ number 11. If the kinetic energy of a body become 4 times of the initial value, then new momentum will. क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में 4 टाइम इजाफा किया गया तो उसका न्यू मोमेंटम में कितना फ़र्क पड़ा हुआ होगा, यानी इसका मोमेंटम
twice its initial value, या become 3 times its initial value, या become 4 times its initial value. तो याद रखिए, this is the equation, this is the relation between kinetic energy and momentum. So we can't separate the momentum, so this equation will be made. So now you have put the kinetic energy for value in this equation. And after the simplification we will got 2 times. तो याद रखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ती है तो मोमेंटम में 2 टाइम इजाफा आता है. MCQ number 12. Two bodies with kinetic energy in the ratio of 4:1 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses is. क्वेश्चन में कहा गया है कि दो बॉडीज है जिनकी काइनेटिक एनर्जी के रेशो 4:1 है और इन दो बॉडी की मोमेंटम इक्वल है, तो उनके मासेस के बीच यानी रेशो क्या होगा. अगेन वी विल यूज द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इक्वेशन. So we will divide kinetic energy 1 by 2 and after simplification we will got m2 divided by m1. तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि m1 रेशो m2 विच इज इक्वल टू 1:4. तो हमारे पास अगर मास 1 kg है तो दूसरा 4 kg होगा. दिस इज द रिलेशन. MCQ number 13. A body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kilogram meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in its kinetic energy is. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉडी है जिनका मास 5 kg है और 10 न्यूटन सेकंड मोमेंटम से आगे बढ़ रहा है और उस ऑब्जेक्ट पे 0.2 न्यूटन फोर्स, इस ऑब्जेक्ट के एलॉन्ग द मोशन ये फोर्स अप्लाई किया गया 10 सेकंड के लिए. तो ये बताइए कि अब इस मास के या इस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आया होगा आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्स फॉर 10 सेकंड. So to find the increase in kinetic energy we have to find its initial velocity. Initial velocity v divided by m. मोमेंटम हमारे पास 10 मौजूद है और इसकी मास 5 kg है, तो इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगा. And acceleration will be found from the Newton's second law, which is equal to 0.04 meter per second. And similarly the final velocity will be found by this equation, and we will put the value and we will got 2.4 meter per second as the final velocity of this body. Now we are able to find the initial kinetic energy, which is equal to half mvi square. And putting the value we will got 10 joule kinetic energy, which were the initial kinetic energy of the body. Now we are finding the final kinetic energy of this body, and we will put the value, and after putting the value we will got 14.4 joule, which is the final kinetic energy for this body. Now we will find the change in kinetic energy, which is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. So we will got the 4.4 joule, which is the increase in kinetic energy. So the correct option is option D. MCQ number 14. If force and displacement of particle in the direction of force are double, work would be. क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम डबल कर दें तो वर्क कितना टाइम बढ़ेगा, यानी डबल होगा 4 टाइम, हाफ या 1/4 टाइम. तो याद रखें, दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क, and given that if we double the force and also double the displacement and we put this value in this equation, so we will got the work done will be increases 4 times. The correct option is option B.
Thank you. Stay connected for next MCQs and numericals.